हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। पिछली वीडियो में हमने देखा था नीट का 2015 का लेवल 2 का साइंस का सॉल्यूशन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आज की वीडियो में हम देखते हैं 2015 का ही नीट का मैथ का 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेवल 2 का। तो चलिए, प्लीज़ वीडियो को आगे बढ़ने से पहले लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। जैसे ये कह रहा है, जो गणित है इसकी प्रकृति कैसी है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए, अब जैसे इसमें हम करना करते हैं और रीजनिंग लगाते हैं, यानी तार्किक होती है इसकी प्रकृति। कठिन है ये तो बस कहने की बात है। आलंकारिक है या औसत विद्यार्थियों के लिए नहीं है, ये सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92। ये 10 क्वेश्चन इसमें पेडागोजी के आते हैं रीट में। अभ्यास शिक्षण निम्न में से सहयोग करता है। किस में करता है? अभ्यास। किसी समस्या को शीघ्र कार्य करने में, यानी थॉर्नडाइक का जो प्रयास और त्रुटि का नियम था उस पर है। 3 जो नियम थे ना उसके, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, उस पे है ये, उसका अनुप्रयोग है। अधिगम स्थानांतर में वृद्धि करने में ये गलत होंगे। ये देखिए 93। क्रियात्मक गणित का महत्व है क्या है? 4 ऑप्शन दे रखे। देखिए, प्रत्यक्ष अनुभव, यानी जो हम डायरेक्ट अनुभव लेते हैं कुछ काम करके, वो जैसे स्वयं करके सीखना, इंग्लिश में बोलते हैं लर्निंग बाय डूइंग। जो काम हम अपने हाथ से करते हैं, खुद करके सीखते हैं, तो वो हम जिंदगी भर कभी नहीं भूलते हैं। अवधारणाओं का स्पष्ट और स्थायी ज्ञान, यानी जो अवधारणाएं बनी हुई हैं उनका अगर हमें क्लियर ज्ञान हो जाए और स्थायी हो जाए तो हमारे जीवन में कभी नहीं भूल सकते हम उसको। तो यानी इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। अभी कह गणित की भाषा का अंग है। अब देखो, गणित में हम क्या क्या यूज़ करते हैं। संकेतों का यूज भी करते हैं गणित में हम। संख्या चर का भी, मतलब चर और अचर, एक्स वाई, और जो नंबर हो गए, और जो सूत्र हो गए, फॉर्मूले हो गए, जैसे a+b का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो यानी ये सभी हो जाएगा इसका आंसर। अब 95 क्या कह रहा है, गणित शिक्षण का किस विषय में महत्व है। देखिए, गणित के कुछ हद तक देखा जाए तो आप जैसे साइंस में ज़्यादा फॉर्मूले यूज़ होते हैं, जैसे कई ले लें, साइन का ले लीजिए, साइन कॉस टैन वाले, ये भी उसमें विज्ञान में ज़्यादा यूज होते हैं गणित का। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 96। जो अंकगणित शिक्षण है उसकी उपयुक्त विधि क्या है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। तो अंकगणित में क्या करते हैं हम, क्या है, विश्लेषण करके समझाते हैं। किसी क्वेश्चन का विश्लेषण करके पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं उसको बच्चों के सामने। तो सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। अब 97 क्या कह रहा है, एक अध्यापक है कक्षा शिक्षण में किस उद्देश्य को प्राप्त करता है। देखिए, ये कई बार क्वेश्चन आए, मैंने शायद पिछली वीडियो में ये बताए थे। ये मेरी हर प्लेलिस्ट में एक क्वेश्चन में ये मिल जाएगा, आप इसको याद रख ही लेना। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ये ब्लूम का वर्गीकरण है, ये दिया था उन्होंने। इसमें इन्होंने 3 पक्ष बताए थे। जैसे पहला बताया था ज्ञानात्मक पक्ष, BS ब्लूम ने दिया था। 6 स्तर बताए थे, इसमें ज्ञान दिया था पहला, फिर अवबोध हो गया, अनुप्रयोग हो गया, विश्लेषण हो गया, संश्लेषण हो गया, मूल्यांकन हो गया। दूसरा पक्ष दिया था भावात्मक पक्ष, ये दिया था ब्लूम, कर्थवाल और मसीहा ने। इसके 6 स्तर कौन से हैं? अभिग्रहण करना है पहला, सेकंड है अनुक्रिया करना है, थर्ड में आ जाएगा मूल्य आंकना है, मूल्यों का संधारण है, मूल्य पद्धति का संगठन है, और चारित्रीकरण है। मनोक्रियात्मक पक्ष ये दिया था सिम्पसन ने। पहला पक्ष है इसका उत्तेजना, फिर कार्य करना, फिर उसका नियंत्रण है, सामंजस्य बिठाना, स्वाभाविकरण हो गया, फिर आदत निर्माण हो गया। यानी तीनों ही आंसर आ जाएंगे इसके अंदर, ये सभी। अब देखिए, ये भी मैंने बताया था निदानात्मक परीक्षण का महत्व है, मतलब कहाँ कहाँ महत्व है इसका। देखिए, टीचिंग में तो होगा, इसका शिक्षण में है, परामर्श देना और निर्देशन में है, किसी को राय देना और उसको डायरेक्शन देना, निर्देश। उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करना, यानी पहले हम किसी का निदान करेंगे फिर उसका उपचार करेंगे। तो यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका। अब देखिए, ये कह रहा गणित शिक्षण में अध्यापक की भूमिका क्या होती है। देखिए, अध्यापक क्या एक दार्शनिक की भांति भी काम करता है, एक मित्र भी
की तरह काम करता है, परामर्श डाटा की तरह भी काम करता है। तो ये सभी इसका आंसर आ जाएगा। देखिए 100 क्वेश्चन ये कह रहा है जो गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि किसे मानी गई है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ये मैंने आपको कई बार बता रखा है, ये अब याद रख लेना। जैसे आगमन और निगमन विधि। आगमन विधि में क्या होता, जैसे उदाहरण से कहाँ जाते हैं, नियम की ओर। इसमें पहले टीचर क्या बच्चों के सामने उदाहरण एक्सप्लेन करता है, फिर उसके बाद क्या है नियम बता देता है या उसके सूत्र बता देता है। और निगमन में क्या है, पहले नियम बता देगा, फिर नियम से कहाँ जाएगा, उदाहरण की ओर। अब याद करने की इसकी ट्रिक क्या है, जैसे ये नी से शुरू है, नी, तो नी से क्या होगा, नियम से उदाहरण की ओर, और इसका इसमें उल्टा हो जाएगा। चलिए यहाँ से हमारे क्वेश्चन शुरू होते हैं। ये जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, इसमें हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए ये देखिए, अब जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है √3⁵ 9 का स्क्वायर 3⁵n। अब तो इसमें हम क्या करेंगे ना, इसमें हम सबको पहले एक लेवल में ले आएंगे, 3 की पावर में ले आएंगे, फिर आधार समान होंगे तो उनकी पावर को हम इक्वल कर देते हैं। ये कॉन्सेप्ट होता है। अब जैसे ये साइन क्या है, अंडरवुड का है, ये वाला साइन, ये इसमें अगर कोई संख्या x लिखी है, यहाँ पे लिखा होता है 2, जनरली लिखा नहीं होता यहाँ। तो अगर हम इसको पावर में लिखेंगे तो x की घात ये 1/2 में चली जाएगी, नहीं 1/2 हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट लगता है इसमें। अब यहाँ कितना है, √3 है, तो यहाँ पावर में क्या 1/2 चली जाएगी, यानी 5/2 हो गया, मल्टीप्लाई। अब मुझे सब 3 के स्क्वायर में लेना फॉर्म में, 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर, और इसकी घात भी क्या हो गई 2, ठीक है। इसको मैंने ऐसे रखा है, ऐसे ये 3 के ऊपर क्या है, पावर 1 है, इसे भी मैंने ऐसे लिख दिया, 3 की पावर 1/2। अब एक कॉन्सेप्ट और है, अगर x की घात m है और इसके ऊपर ही घात है n, तो पावर की आपस में गुणा हो जाती है, यानी x की घात m गुणा n, ये कॉन्सेप्ट होता है। इसको ऐसे रखो तो क्या है, इसको m गुणा n हो जाए, 2 दूनी 4 हो गया, इसको ऐसे रखिए। अब ये एक और देखिए, अगर x की घात है m, ठीक है, और देखिए, और क्या अगर इसकी गुणा हो रही है x की घात n में, तो इसमें क्या होगा ना, आपस में क्या होगा, अगर आधार समान है ये दोनों, तो ये पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, यानी m + n। इसका उल्टा देखिए, अगर x की घात m है और ये भाग है x की घात n, तो इनमें क्या होगा ना, इनमें पावर माइनस हो जाएंगी, m - n। ये कॉन्सेप्ट याद रखना आप। तो यहाँ x की घात n ऐसे रखा, एक में आधा जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आधार समान है, ये 3 और 3, तो इसमें क्या ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 5/2 + 4, ऐसे ये क्या हो जाएगा, n + 3/2। अब देखिए ये क्या है, दोनों के आधार समान हो गए 3, तो इनकी क्या है ना, पावर को हम इक्वल कर देते हैं इस वाली लाइन में। तो क्या इनको जोड़ो तो 4 लैसे ले लेंगे, 2 चौक 8, 8 और 5 13/2 बराबर n + 3/2। अब n की वैल्यू निकालनी, तो ये वाली वैल्यू इधर जाके माइनस हो जाएगी, सही है। यहाँ एलसीएम ले लेंगे 2, 13 में से 3 घटाया कितना आया, 10, 10/2 5, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये हमें दे रखी इक्वेशन, हमें इसके फैक्टर करने हैं। अब देखिए इसमें हमें ऐसा करेंगे ना कि इस वाले एक को हम इसके साथ ले लेंगे और इन दोनों को अलग लिख लेंगे। इसका हमें फ़ायदा ये मिलेगा कि हम इन दोनों में से देखिए एक कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, 2x - 1। अब मुझे आगे भी यही वाला फैक्टर बनाना है, तो यहाँ देखिए मुझे 2x किस में लेना पड़ेगा, प्लस में। प्लस के लिए यहाँ से मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, यानी माइनस के मैंने 4y कॉमन ले लिया, ठीक है, यहाँ से कॉमन लिया, तो यहाँ से कितना बचेगा, 2 और x, ये वाला फैक्टर आ गया, तो ये वाला पीछे चला जाएगा। -4y कॉमन ले लिया तो माइनस का 1, अब इस ये एक फैक्टर हो गया, ये और एक ये हो गया। इन दोनों में से कॉमन ले लो 2x - 1 का, तो यहाँ से कितना बचेगा 1, यहाँ से माइनस के 4y, ये आंसर हो गया हमारा। 103 देखिए, 103 में 2 इक्वेशन दे रखी है, एक ये दे रखी है, एक ये दे रखी है, और हमें x + y का मान हमें निकालना है। देखिए इसमें क्या करेंगे हम, अब जैसे ये इक्वेशन पहली दे रखी, समीकरण 1 हो गई, ठीक है, ये हटाइए आप। अब जैसे एक इक्वेशन ये दे रखी है,
अब देखिए इस इक्वेशन में आप देखिए कि किसी चीज़ से भाग जा सकता है जो मतलब सब में कॉमन आए। इसमें मैं 5 से भाग दे सकता हूँ, तो इसमें 5 से भाग दूंगा तो ये बचेगा x, यहाँ बचेगा y, यहाँ बचेगा 5। तो इसको मैंने मान लिया समीकरण 2। ठीक है। अब देखिए यहाँ y के साथ क्या है, माइनस का 1 है कोफिशिएंट, यहाँ y के साथ 60 है। देखिए अब इसमें क्या करा इन्होंने ऐसा करा है कि अगर मैं समीकरण 2 को इसमें 2 की गुणा कर दूँ तो यहाँ कितना हो जाएगा 2x और यहाँ कितना हो जाएगा 2y। वो पहले वाले को ऐसे रखा, फिर उन दोनों को जोड़ दिया। जोड़ने पर इन दोनों को जोड़ने पर क्या फ़ायदा मिला ना, ये दोनों सब 5 के कोफिशिएंट में आ जाएंगे। और मुझे अगर मैं 5 से भाग कर दूंगा तो मुझे डायरेक्ट इसका आंसर निकल आएगा। वरना आप इसको सेकंड मेथड से ऐसे कर सकते थे, इसमें आप 60 का कोफिशिएंट इक्वल करते, इस वाली समीकरण में 60 की गुणा करते, फिर यहाँ से y का टर्म गायब हो जाता, यहाँ से x की वैल्यू निकल के आती, फिर उस x की वैल्यू को समीकरण 2 में रखते आप, वहाँ से y की वैल्यू आती, फिर x प्लस वाई का मान निकालते तो यही आता। ये डायरेक्ट कर दिया मैंने, सेकंड मेथड है ये, आप करके देख लेना उस मेथड से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, ये देखिए 104, जैसे अंडरवुड है 625 है प्लस अंडरवुड है 484 है, तो ये देखिए इनका मान निकालिए। इसमें डायरेक्ट आप निकाल लीजिए। 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25 होता, और 484 का वर्गमूल कितना होता, 22 होता। इन दोनों को ऐड करूँगा तो 47, ये आंसर है। 105 देखिए, इसका मान निकालना मुझे। देखिए अब पहले क्या है ना, अंडरवुड के अंदर है तो यानी यहाँ क्या लगा हुआ है, ये 2 लगा हुआ है, यानी ये वर्गमूल निकालना। और इस पूरे के अंडरवुड बाहर क्या लगा हुआ, 3 लगा हुआ। इसमें आप एक कॉन्सेप्ट समझिए, मान लो अगर ऐसे लिखा है 56, तो इसका मतलब क्या होता, 2 हटा के 1 लिख दो, इसके आगे 2 जीरो लगा दो, ऐसा हो। अब और ले लीजिए 0.005 लिखा, तो इसमें क्या करेंगे, दशमलव हटा के 1 लिख देंगे और जितने अंक है उतने जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4, 2 3 4 ऐसे करते हैं इस क्वेश्चन में। तो इसमें मुझे ऐसे करना पड़ेगा। यहाँ देखिए दशमलव मैंने हटा दिया, 1 लिख दिया, कितने अंक हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। अब बाहर क्या है, 2 है, 2 का मतलब क्या है, मुझे वर्गमूल लेना पड़ेगा। 729 का वर्गमूल जो होता वो कितना होता, 27 होता। और वर्गमूल के लिए क्या है ना, मुझे 2 के पेयर लेने पड़ेंगे जीरो में। 1 का पेयर ये आ गया, 1 का पेयर ये आ गया, 1 का ये आ गया, यानी यहाँ से 0 0 0 1000 आ गया यहाँ। इसको अब यहाँ भी ऐसे कर लीजिए, दशमलव को हटाइए, 1 लिख दो, कितने अंक हैं, 1 2 3, तो 3 जीरो लिख दिए। अब आगे देखिए, अब ये वर्गमूल तो मेरा बाहर आ गया। अब बाहर लगा हुआ क्यूब रूट, यानी अब इसका क्यूब रूट लेना, यानी किसकी 3 बार गुणा करूँगा तो 27 आ जाएगा, तो 3 की करूँगा। ऐसी क्यूब रूट 1000 का कितना आ जाएगा, 10 बाहर आ जाएगा। यहाँ देखिए ये किसके बाहर आ जाएगा, 8 का कितना हो गया, 2, 1000 का कितना आ गया, 10। अब यहाँ लैसे पे 10 ले लो, 3 प्लस 2 कितना, 5, 5/10 काट दो 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, अब ये कह रहा है साधारण ब्याज की एक दर हमें बतानी है, उस पर कोई धन है यानी मूलधन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा, तो ये बताना हमें। देखिए मान लिया हमने मूलधन मान लिया P है। अब जो मिश्रधन क्या कह रहा है, उसका दुगना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, P का 2P हो गया। वो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन। जितना मिश्रधन बना उसमें से मूलधन निकाल लेंगे तो साधारण ब्याज आ जाएगा। ऐसा ही हो गया सिंपल इंटरेस्ट, 2P माइनस P, तो कितना हो गया P। और ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा साधारण ब्याज का, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। साधारण ब्याज निकाला यहाँ से हमने P, मूलधन कितना है P, दर हमें निकालना है R, समय कितना दे रखा 8 वर्ष बटे 100। इससे कट गया, R इक्वल टू कितना हो गया 100/8, इससे आप काटोगे तो 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दे रखा है एक सवाल, A+B का रेशियो है B+C का रेशियो C+A का 6+6:7:8 और A+B+C = 14 है। C का मान हमें निकालना है। ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं ना,
हम क्या करेंगे, जैसे a प्लस बी है, ठीक है, इसे बराबर, इसकी वैल्यू क्या हो गई 6 और बराबर में रेशियो मान लेंगे k 1। ऐसे b प्लस सी है, ये किसके बराबर हो जाएगा 7 k के। ऐसे c प्लस a, ये किसके बराबर हो जाएगा 8 k के। देखिए अगर आप देखोगे इन तीनों का अगर आप आपस में जोड़ोगे तो a कितनी बार आ जाएगा, एक यहाँ है तो 2 बार आ जाएगा। b भी देखिए एक यहाँ है, एक यहाँ 2 बार आ जाएगा। और c एक यहाँ है, एक यहाँ 2 बार, तो 2 मैंने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा a प्लस b प्लस c बराबर, इसको लिखे 6k प्लस 7k प्लस 8k। ठीक है, अब 2 गुणा, इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है सवाल में 14 है, इक्वल टू इन सबको जोड़ूंगा 6 प्लस 7 फिर 13 और 8 कितना हो गया 21k। अब k का मान मुझे यहाँ से निकालना है, तो 2 गुणा 14 अपोन में कितना जाएगा 21। इसे 7 से काटेंगे 2 बार, 7 से 3 बार, तो 2 दूनी 4/3। अब देखिए सवाल में किसका मान निकालना, c का, यानी इस समीकरण में c का मान निकालना, तो मुझे a प्लस बी का मान रख दूंगा, यहाँ से मैं a प्लस बी रख दूंगा तो c का मान आ जाएगा। अब a प्लस बी का मान कितना आ गया 6k, यहाँ रख दो 6k प्लस c बराबर 14। c का मान क्या है 6k, उधर जाएगा माइनस में, 14 माइनस 6, k की वैल्यू हमने निकाली 4/3। यहाँ से 3 से काटी 2 बार, 2 चौक 8, 6 में से 14 में से 8 घटाया 6, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 हैं, ये लड़की हैं नीना और मीना हैं, उन्होंने 30,000 और 45,000 का एक निवेश किया, इन्वेस्टमेंट किया बिजनेस में, और 2 वर्ष बाद उन्हें इतने का लाभ हो गया, 1,50,000 का लाभ हो गया। तो उन्होंने बताया कि उसमें मीना का कितना प्रॉफिट आया। तो इसका क्या होता है ना, एक कॉन्सेप्ट होता है। देखिए ये इस टाइप के सवाल में एक कॉन्सेप्ट याद रख लो, अब जो जितना आपने निवेश करा, इन्वेस्टमेंट लगाया, और जितना उसका टाइम लगा, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता लाभ, प्रॉफिट के इक्वल होता। अब नीना और मीना का मुझे रेशियो निकालना। नीना ने कितना पैसा लगाया था 30,000 का, वो कितने टाइम के लिए लगाया था 2, उसका रेशियो ले लो। मीना ने लगाया था 45,000 का, कितने टाइम के लिए 2। अब ये रेशियो में है तो इसे आप काट दो, 2 से 2 कट गया, 3 0 से 3 0 कट गए, 15 से कितने बार कट गया 2 बार, 15 से 3 बार। तो यानी जो उनका लाभ का रेशियो आया 2:3 आ गया रेशियो। इन्होंने पूछा मीना का लाभ। अब मीना का लाभ कितना हो गया 3, और टोटल कितना रेशियो है ये 2 + 3, इसको नीचे लिख दिया। और टोटल उनका लाभ कितना आया था 1,50,000। अब लिख दो यहाँ से 3 और 3 और 2 5, 5 से काटो, 30,000 बार गया, 30 × 90, 90,000 रुपये का उसे हो गया लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 का। अब देखो ऑप्शन में दे नहीं रखा था तो ऑप्शन डी हो गया, इनमें से कोई नहीं। अब कह रहा है 109, मतलब 1/2 है, प्रतिशत में है, इसमें दशमलव में बताइए इसका क्या मान होगा। देखिए 1/2 प्रतिशत है, अब प्रतिशत को क्या लिखते हो 1/100, ठीक है, या तो आप क्या करो इसकी डायरेक्ट गुणा कर दो 1/200, सही है। तो 200 से भाग करना आपको टिपिकल होगा, तो आप क्या करिए 1/2 को भाग कर दीजिए, कितना आ गया 0.5। अब बटे में कितना हो गया 1/100। अब बटे में अगर 0 हो तो 2 अंक पहले दशमलव लग जाएगा, यानी 1 0 ये हो गया 1 2, 2 अंक पहले दशमलव लगा दो यहाँ, ये हमारा हो गया आंसर 109 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी कह रहा राजीव की 5 वर्ष पूर्व आयु है और 9 वर्ष बाद की आयु, उन दोनों का अगर गुणनफल करें तो 15 आ रहा है, तो राजीव की वर्तमान आयु बताइए। अब देखिए ये मैं आपको 2 मेथड से कराऊंगा, एक तो इसका बताऊंगा बेसिक क्या है, और एक मैं जब आपको डायरेक्ट ऑप्शन से उठा के बता दूंगा कैसे होगा। पहले आप लंबा वाला मेथड देख लीजिए, जैसे ये है, जैसे आप इसका ऑप्शन देखिए क्या क्या दे रखे हैं 6 7 5 8, 6 7 5 8। आइए बताता हूँ, रुक जाओ। देखिए मान लीजिए राजीव की वर्तमान आयु मान ली x मान ली, ठीक है। अभी कह रहा 5 वर्ष पूर्व के लिए क्या करेंगे, मैंने 5 माइनस कर दिया, x - 5 मल्टीप्लाई, और 9 वर्ष बाद यानी वर्तमान में 9 जोड़ देंगे, उन दोनों का जो गुणनफल होगा वो 15 होगा। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यानी कितना हो गया x²। अभी कितना हो गया -5x। अब ऐसे इसकी x की गुणा करो 9x
माइनस के 45 बराबर कितना हो गया 15। एक्स स्क्वायर को ऐसे रखिए। अब देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का, तो कितना हो गया प्लस के 4x माइनस के 60 इक्वल टू 0। अब ये आपको सोल्व करने का तरीका आपको शायद आता हो, मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे जो ये लास्ट वाला होता है इसे अचर पद बोलते हैं। इसके लिए क्या करते हैं ना, इसके फैक्टर करते हैं हम ऐसे 2, क्यों 2 इसलिए करेंगे क्योंकि इसकी पावर कितनी है 2 है। इसके 2x का फैक्टर करो, इस वाले साइन से पता लगता है जिसका अंतर कितना हो 4 हो। अब इसका आप फैक्टर कर सकते हैं, 10 गुणा 6 भी कर सकते हो, सही है, 15 गुणा 4 भी कर सकते हो, 15 चौक 60 और बनाइए, और कितने बनेंगे 12 गुणा 5 भी कर सकते हो, 12 पंजे 60 और हो जाएगा, 3 गुणा 20 भी कर सकते हो, 20 दिया 60 और देखो और फैक्टर बनेंगे तो 2 गुणा 30 भी कर सकते हो और 1 गुणा 60 भी कर सकते हो और देख लीजिए और बनेंगे। तो अब ये देखो उनका मुझे अंतर भी, उन दोनों में डिफरेंस क्या है, मुझे 4 का लाना है, 4 का। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस 11 आ रहा है, ये होगा नहीं। इनका डिफरेंस 60 है, ये भी नहीं होगा। 17 इनका कितना हो गया 28 हो गया, ये इनमें 59। खाली एक फैक्टर यही बचा मेरा 10 और 6। इन दोनों का डिफरेंस करूँगा तो 4 आ जाएगा, तो 2 फैक्टर ये ले लूँगा मैं। तो 10 और 6 का डिफरेंस करूँगा तो 4 आ गया। अब अंदर गुणा कर दूँ 10x माइनस 6x। अब यह फैक्टर बना लीजिए, यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 10, यहाँ से माइनस के 6 कॉमन लेंगे तो x प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 10 कॉमन लेंगे तो क्या यहाँ से बचेगा x, यहाँ से माइनस 6 बराबर 0। अब एक बार इसको मैं 0 करूँगा और एक बार इसको 0 करूँगा, तो इसको 0 को इक्वल ले जाऊँगा तो x की वैल्यू कितनी हो गई -10। इसको 0 को इक्वल करूँगा 6। अब ये कह रहा है किसी की आयु है, वो किसी की आयु माइनस तो हो नहीं सकती है, तो ये वाला हम कर देंगे डिस्कार्ड, यानी उसका आंसर कितना होगा 6। अब देखो इसे मैं अगर ऑप्शन से उठाना चाहूँ इस क्वेश्चन को, सही है। अब देखो मान लो मैं 6 ही उठा के देख लेता हूँ, पहला ऑप्शन ही उठा के देख लेता हूँ, 6 उठा लिया मैंने। अब ये कह रहा है कि 5 वर्ष पहले इसकी आयु, यानी 5 घटा दो, इसमें से कितना हो गया 1। वो इसमें क्या है 9 वर्ष बाद की आयु, यानी 9 वर्ष है कितने हो गए 15। इन दोनों का गुणनफल कितना हो गया 15, यानी हमारा पहले ही ऑप्शन ठीक हो गया। आप और मिला के देख सकते हैं, जैसे मान लो मैंने 5 ही लिया तो 5 वर्ष पूर्ण आयु कितनी हो गई 0, ठीक है, और 9 वर्ष बाद कितनी हो गई 9 5 14। इन दोनों की गुणा तो 0 हो गई। आप ऐसे मिला के देख सकते हैं 4 ऑप्शन से। ये बहुत आसान ट्रिक होती है ऑप्शन से उठाने के लिए इन वाले सवालों को। देखिए इसका आंसर कितना हो गया 6 वर्ष। अब देखिए ये कह रहा है एक सरल रेखा दे रखी है AOB, ठीक है। एक सरल रेखा पे आप याद रखना है एक बिंदु पे जो कोण बनता है टोटल, उस कोण का मान कितना होता है 180 अंश होता है, यानी जो A प्लस B का मान कितना होगा 180 अंश होगा, यानी A प्लस B का मान कितना होगा 180 अंश होगा। अभी कह रहा है वो इन्होंने कंडीशन दे रखी A और B का जो अनुपात है 2:1 है, यानी अगर इसको मान लो आप 2x मान लो, इसको x मान लो और इन दोनों को जोड़ोगे तो बराबर कितना आ गया 180, सही है। 2 और 1 कितना हो गया 3x बराबर कितना हो गया 180, तो x का मान कितना हो गया 60। आप a का मान निकालना, a की वैल्यू कितनी है 2x, तो 2 60 दूनी 120, तो 120 इसका आंसर हो गया। अगला देखिए, अब एक त्रिभुज है ABC है, उसमें ये एक कंडीशन दे रखी है, मतलब 3 इंटू एंगल A, कोण A का 3 गुना और कोण B का 4 गुना और कोण C का 6 गुना, ये सब बराबर हैं, तो हमें A का मान निकालना है। इस वाले सवाल में क्या करना होता है ना, इसकी कंडीशन ये होती है, जितने भी हमें आगे दे रखे हैं ना ये 3 4 और 6, इनका पहले हम ले लेते हैं हम LCM। तो पहले 2 से आप डिवाइड कीजिए, 3 तो जाएगा नहीं, ये कितने टाइम जाएगा 2 बार, ये कितने टाइम जाएगा 3 बार, फिर 3 से डिवाइड कीजिए 1 आ गया, ये 2 ये 1, गुणा कीजिए 2 3 6 दूनी 12, यानी आपका LCM कितना आ गया 12। इसमें आप ऐसा करिए पूरी समीकरण को 12 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ 12 से करो, यहाँ भी यहाँ भी। अब ये कट जाएगा, 3 कटेगा कितनी बार 4 बार, तो एंगल A/4 ये कितना हो गया एंगल A/3, ये कितना हो गया एंगल C/2 इक्वल टू बराबर मान लिया हमने K। तो एंगल A की वैल्यू कितनी हो गई 4K, 4 मल्टीप्लाई K, B की कितनी हो गई 3 मल्टीप्लाई K, C की कितनी हो गई 2 मल्टीप्लाई K। अब देखिए, अब आपको एक कोई कोण दे रखा, कोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश, लगा दो 4K ये हो गया, 3K ये हो गया, 2K ये हो गया।
4 3 7 और 2 9, 9 के की वैल्यू हो गई 180, तो के की मान निकाल दो 20 है। सवाल में आपसे पूछा एंगल ए की वैल्यू, एंगल ए कितना हो गया 4K, के का मान कितना हो गया 20, तो 40, 4 गुणा 20 80 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है हमें दी गई एक आकृति दे रखी है, एक ब्लड है, उसके अंदर एक ये ब्लड का केंद्र हो गया O और एक पॉइंट दे रखा है ब्लड पे C, ठीक है। परिधि पे 3 बिंदु हैं A B और C। इसमें देखिए आपको क्या एक एंगल दे रखा है, एंगल ACB यानी A ये वाला CB ये वाला 40 है, तो बताना है एंगल AOB यानी AOB यानी केंद्र वाले ये वाला एंगल बताना है मुझको, ये वाला। इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई कोण जो होगा वो केंद्र पे बनेगा ब्लड के, ठीक है, अदर बिंदु से, वो वही के एक बनेगा कोण परिधि पर, तो प्रॉपर्टी होती है जो केंद्र पे बना हुआ कोण होता है ये वाला AOB यानी एंगल AOB, ये वाला क्या होगा डबल टाइम्स होगा कौन से एंगल के, एंगल ACB के, एंगल ACB के, ये प्रॉपर्टी होती है इसकी। तो देखिए ये वाला एंगल कितने दे रखा है 40, तो इसका डबल कितना हो जाएगा 80। बस डायरेक्ट ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, ये आंसर 1 सेकंड का है। देखिए ये क्या कह रहा है, एक ब्लड है, ठीक है, उसकी त्रिज्या होती है ब्लड की भी एक, उसकी अगर हमने 3 गुनी कर दी, उसको 3 से गुणा कर दी, तो उसकी नई परिधि जो पूर्व की परिधि है उससे कितने गुना होगी, ये हमें पता करना है। देखिए यानी ये होता है एक वृत्त। अब मान लो आप यहाँ खड़े हो बिंदु ए पे, आप यहाँ से चल के वापस इसी बिंदु पर आ जाएंगे, तो ये पूरी चक्कर क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि हो जाएगी, और इसका केंद्र क्या होता है O, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी R, ये इसकी त्रिज्या होती है, तो इसकी परिधि कितनी होती है 2πr। इसका आप क्षेत्रफल और देख लीजिए कितना होता है πr², सही है। देखिए परिधि हो गई 2πr। अब नई त्रिज्या बोल रहा है वो पहले के कितनी हो गई 3 गुनी हो गई, तो नई परिधि क्या हो गई, देखो 2π को ऐसे रखो, अब देखो r की वैल्यू क्या है ना 3r हो गई, यानी 3r, 3 को मैंने लिख लिया आगे, और अंदर क्या है 2πr, यानी ओरिजिनल की कितनी गुना हो गई 3 गुना हो गई। बस डायरेक्ट अगर आपको ये फॉर्मूला पता था तो आप डायरेक्ट बता देते 3 गुनी हो जाएगी, 114 हो गया। देखो एक कमला दे रखा है, घनाभ के आकार का है, उसकी लंबाई दे रखी है 12 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 9 मीटर और ऊंचाई दे रखी है 8 मीटर। तो इन्होंने बोला इसमें अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है। जो मैक्सिमम लंबाई का बांस रखा जा सकता है ना, वो उसका विकर्ण पर रखा जा सकता है, ये आप याद रख लेना, विकर्ण पर। जो घनाभ का, जो ये घनाभ बन जाएगा, घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला होता वर्गमूल में उसकी लंबाई का स्क्वायर प्लस उसकी चौड़ाई का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। लंबाई दे रखी है 12 का स्क्वायर, 9 हो गई चौड़ाई, ऊंचाई हो गई 8, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, और ये 9 का 81, 8 का 64, तीनों को जोड़ोगे आप 289 हो गया। अब ये किसका वर्गमूल हो गया, ये हो गया 17 का, तो ये मैक्सिमम उसका डायगोनल हो गया विकर्ण। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे एक प्रश्न, एक आंकड़ा दे रखी है, सारणी दे रखी है, इस पर 2 क्वेश्चन है, 116 117। कोई एक विभिन्न नगर हैं अलग अलग, इसमें एक परीक्षा हुई है, उसमें बच्चे बैठे हुए हैं, वो बच्चे जो हैं वो लाखों की संख्या में हैं, यानी 1.25 लाख का मतलब हो गया 1,25,000 संख्या हैं उम्मीदवारों की। उन्होंने क्या है पास और फेल का अनुपात दे रखा, यानी जो 7 है, ये 7:3, 7 अगर जने पास हैं और 3 फेल हैं, ये अनुपात है, ऐसी टेबल दे रखी। उन्होंने क्या करा, जो नगर ई है यानी ये वाला, उसमें परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी है, यानी देखिए इतने हो गए टोटल। अब ये मुझे दे रखा अनुपात, पूछा पास होने का। देखिए इसमें क्या कर रखा, यानी पास कितने हुए 3, ठीक है, और टोटल बच्चे कितने हैं, देखिए 3 + 2 5, ठीक है, 3 + 2 5, ये कितना हो गया रेशियो, वो बच्चे हो गए कितने 1.85 लाख, यानी 1,85,000। तो इसे जोड़े 3 बटे कितना हो गया 5, 5 से कट जाएगा 37 टाइम 37,000, इसकी मल्टीप्लाई करें, यानी 1,10,000 बच्चे मेरे वहाँ पास हो गए थे। देख लीजिए कौन सा है, 1,11,000, 1,11,000 ऑप्शन डी। अब देखिए
ये कह रहा है परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों की सर्वाधिक संख्या किस नगर में है। देखिए आप इसमें क्या डायरेक्ट देख के नहीं बता सकते कि कौन से, क्या पूछा इन्होंने, फेल के जब तक आंकड़ों का पूछा इन्होंने, ना कि रेशियो का पूछा, तो आपको क्या इंडिविजुअल इसकी एक टेबल निकालनी पड़ेगी आपको। वैसे आप इसमें क्या ऑप्शन में ये कर सकते हैं, जैसे आपको ऑप्शन दे रखा बी सी डी और एफ, आप खाली इन चारों को ही निकाल लो, ए और ई का ना निकालो, उसमें आपका टाइम कंज्यूम होगा। वैसे मैंने आपको निकाल के इसमें सबका दिखा रखा है, एक टेबल बना ली मैंने इसकी। देखिए ये मैंने उम्मीदवारों का सब डाटा लिख दिया, जैसे 1,25,000 हो गए, ये इनकी नॉर्मल वैल्यू लिख दी। 5 फेल का मैंने यहाँ इनका रेशियो लिख दिया, जितना उनका रेशियो हो गया। अब देखिए अगर मुझे यहाँ 5 का निकालना होगा तो 5 का मैं कैसे निकालूंगा, 7 अपॉन टोटल कितना हो गया 60 और प्लस 3 10, मल्टीप्लाई किसकी कर दूंगा 1,25,000 की, तो इसमें मैं गुणा कर दूंगा तो ये आ जाएगा 5 का, ये आ जाएगा फेल का। ऐसे सबका निकाल दूंगा, 5/8 ये हो गया, सही है। तो यहाँ का फेल का निकालूंगा तो 3 कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 3/8। ऐसे आप सबका निकाल के देख लेना। तो ऑप्शन में कितना आएगा, डी का आएगा। डी में पास होने की संख्या देख लीजिए कितनी है, 37,500, 11,000। ऑप्शन में देखिए 17,000, सबसे आगे यही है, 1,70,000, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 118, यानी जो कह रहा आयत चित्र बनते हैं वो किसे वर्गीकृत करते हैं, किसे दर्शाते हैं, वो दिखाते हैं। सतत मतलब लगातार, जो वर्गीकृत, उसमें आंकड़े क्या है वर्गीकृत होते हैं, बारहमानता बंटन में होते हैं। इस टाइप का शायद एक सवाल यूपी टाइप 2019 में भी आया था, आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 119, 2 क्वेश्चन बचे आपके। देखिए 119 और 120 के लिए 2 अलग अलग टेबल दे रखी है। देखिए ये पॉइंट वाला बार दे रखा है और ये उसका दे रखा है स्तंभ का। इसमें देखिए जो ये है ना, इस वाले में क्या है ना, इसमें विद्यालय में टोटल विद्यार्थियों की संख्या दे रखी, यानी ये विद्यालय हैं अलग अलग, PQRSTU हैं। जैसे विद्यालय P में कितने विद्यार्थी हैं, 2500 विद्यार्थी हैं। और यहाँ पे P में क्या है ना, इसमें खाली लड़कियों का प्रतिशत दे रखा 40%, यहाँ परसेंटेज में लड़कियों का है। अब देखिए सवाल में क्या पूछा, विद्यालय T में लड़कों की संख्या है। अब देखिए विद्यालय T कहाँ हो गया, ये 1250, टोटल ये हो गए विद्यार्थी। अब पूछा क्या है, लड़कों की संख्या। अब इस टेबल में आ जाइए, इसमें क्या क्या है, लड़कों का पूछा है, लेकिन ये किसका दे रखा है, लड़कियों का। अब देखिए अगर ये 40% क्या होंगी, क्या होंगी, तो लड़के कितने प्रतिशत होंगे, 60%। तो देखिए आप इसमें T में लड़कों का निकालना, 1250 टोटल हो गया, लड़कों का प्रतिशत कितना होगा, 60%। तो इसको आप भाग कर दीजिए, 60% का मतलब 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 125 के 6 में करोगे 750, यानी आपके 750 क्या हो गए लड़के। आप ऐसे किसी का भी निकाल सकते हो। अगला देखिए लास्ट क्वेश्चन इसका, ये कह रहा विद्यालयों P और Q, यानी P ये रहा और Q ये रहा, में कुल मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या का औसत निकालना। यानी P में देखिए कितने विद्यार्थी हो गए 2500, Q में 3000, इन दोनों को एवरेज के लिए इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो ये कितना हो गया 5500, इसका 2 से भाग करेंगे तो 2750 होगा आंसर ये। चलिए आज के लिए इतना ही गाइस।